एक आदमी जो इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से कटकर कहीं दूर जा पहुंचा, कि ना जहाँ कोई मदद जा सकती है ना ही वो वहां से वापस आ सकता है। ऐसे में उसके साथ क्या कुछ होता है, आइए देखते हैं उसके संघर्ष की कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे न्यू चैनल मूवीज ट्राइब 2.0 को भी पक्के से सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि अब से हम उसमें भी लगातार वीडियोस डालते रहेंगे, तो कहीं आपसे कोई कहानी सुनना मिस ना हो जाए। 2000 की मूवी कास्ट अवे, डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस, IMDb रेटिंग 7.8। साल 1995, सर्दियां आ चुकी है, जल्द ही क्रिसमस और नया साल भी आने वाला है। चक नॉलैंड कुरियर कंपनी फेडेक्स में एनालिस्ट का काम करता है। वो अभी अभी रूस के दौरे से लौटा ही था कि क्रिसमस की शाम अपनी प्रेमिका केली के साथ गुजारने के बाद आज रात ही उसे किसी जरूरी काम से मलेशिया जाना होगा। एयरपोर्ट पहुंचकर केली ने उसे क्रिसमस तोहफे में अपने दादाजी की एक पॉकेट घड़ी दी, जिसमें उसकी एक तस्वीर भी लगी है। चक ने उस घड़ी का समय यहाँ के समय के मुताबिक सेट कर दिया, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि केली इस वक्त क्या कर रही होगी। जाने से पहले चक ने उसे एक अंगूठी का डब्बा थमाया और कहा, मैं तुम्हें खुद नए साल पे शादी के लिए पूछने वाला था, पर मैं तो रह नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे लिए इस तोहफे को अकेले ही खोलना होगा। मैं जितना जल्द हो सके आने की कोशिश करूंगा, कहकर वो कंपनी की प्राइवेट हवाई जहाज में सवार हो गया। आधी रात में जहाज के हिचकोले से उसकी नींद टूट गई। पायलट ने घोषणा की, अभी हम प्रशांत महासागर के ऊपर है, मौसम के खराब होने की वजह से रास्ता बदलना होगा। अब चक उठकर बाथरूम गया और जब बाहर निकला तो देखा जहाज और भी भयंकर भंवर में फंस चुका है। को पायलट ने उसे ऑक्सीजन मास्क और लाइफ बोट थमाकर कहा, सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाए, उन्हें पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तेजी से नीचे उतरते जहाज पे हवा के अंदर सामान इधर से उधर गिरने लगे। चक ने लपक कर केली की दादाजी की घड़ी उठा ली, मगर जैसे ही जहाज पानी से जा टकराया उसके चिथड़े उड़ गए। जहाज पानी के अंदर तक चला गया। ऊपर आने के लिए चक ने लाइफ बोट की रस्सी खींची और वो किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूलकर पानी की सतह तक आ गया। ऊपर लहरों के थपेड़े इतने तेज हैं कि लाइफ बोट पत्ती की तरह कांप रहा है और अंधेरा इतना कि कुछ दिख नहीं रहा। पता नहीं कब तक चक उनसे जूझता रहा और अंत में थक कर सो गया। जब नींद खुली तो सूरज सर पर था और उसकी नाव किनारे लग चुकी है। रेंगते हुए वो नाव से उतरा और रेत पर जा बैठा। वो कल की भयानक रात के बारे में सोचने लगा। मालूम नहीं कोई और जिंदा भी है कि नहीं। पानी में बहकर जहाज में ले जाने वाले कुरियर के डब्बे भी एक एक कर किनारे लगने लगे। थोड़ी देर तक वहां खड़े होकर चक ने आवाजें लगाई कि अगर कोई जिंदा हो तो, मगर कोई फायदा नहीं। फिर उसने रेत पे मदद के लिए बड़ा सा संदेश लिखा और उन डब्बों और नाव को खींचता हुआ थोड़ा ऊपर तक आया। वो घंटों मदद के इंतजार में बैठा रहा। शाम होने को आई है, सोने का बंदोबस्त भी तो करना होगा। आज रात जैसे तैसे काट लूं सोचकर वो सोने चला गया। आधी रात को अजीब तरह की आवाजों से उसकी नींद टूट गई। ऐसा लग रहा है उसके अलावा वहां और भी कोई है। पेड़ों की चर्र चर्र की आवाज, जैसे आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हो। सुबह उठकर देखा तो जमीन पर नारियल पड़े हैं, मतलब कल रात उसी की आवाजें थी। थोड़ी मशक्कत के बाद पत्थर को पहना कर उसने नारियल तोड़कर पानी पिया और इस अनजान द्वीप की छानबीन पर निकल गया। पत्थरों के पहाड़ों पर बनी गुफा देखकर उसे ऐसा लगा कि कोई वहां पर है जो उसे छुपकर देख रहा हो। नंगे पांव चलते हुए उसके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। अब वो जगह का जायजा लेने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, मगर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं। तभी उसकी नजर पानी पर तैरती किसी चीज पर पड़ी। वो भागता हुआ नीचे आया। वो उसके जहाज के पायलट की लाश है, जो इतने दिनों में तैरते हुए यहाँ तक पहुंची है। चक को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। काश वो भी जिंदा होता। वो लाश को पानी से निकालकर किनारे तक ले आया। लाश पानी में फूलकर सड़ने लगी है। कफन देने से पहले उसने उसके जूते उतारे और अपने पाँव पे नापने लगा। थोड़े छोटे होंगे उसे उसकी जेब से एक बटवा भी मिला, जिसमें उसके आईडी कार्ड और 3 दोस्तों की तस्वीर है। अब उसने एक गड्ढा खोदकर उसे डाल दिया और उसकी जेब में वही तस्वीर भर दी। उस पर मिट्टी भरने के बाद सामने पत्थर पर लिखा, एल्बर्ट मिलर, जन्म 1950, देहांत 1995। सच में आज का दिन बहुत भारी रहा चक के लिए। वो देर रात तक केली की तस्वीर देखता रहा। उम्मीद के इंतजार में एक और दिन गुजर गया। अगली सुबह
इतने दिनों से सिर्फ नारियल का पानी पीकर उसका हाजमा बिगड़ गया है। वो पत्तों पे जमे पानी पीने की कोशिश करता है और फिर समंदर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज रात भी उसे भूखे पेट ही सोना होगा। रात में अचानक दूर से उसे एक तेज रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई जहाज गुजर रहा हो। चक ने बहुत आवाजें लगाई, मगर समंदर के शोर पे वो कहीं दब। वो तुरंत अपनी टूटी नाव लेकर उस बड़े जहाज तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। सुबह होते होते वो किनारे से काफी दूर भी निकल आया, मगर जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, लहरें ऊंची होती जा रही है और जिस बात का डर था वही हुआ। एक के बाद एक आती लहरों के सामने वो नाव टिक नहीं पाई और उलट गई। संतुलन बिगड़ने पे चक का पैर पानी के नीचे पत्थरों से जा टकराया और उसकी जांघ पे गहरी चोट आ गई। मजबूरन उसे वापस किनारे लौटना पड़ा। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। वो कुरियर के डब्बों को नाव के कपड़ों से ढांककर गुफा में रात गुजारने चला गया। सुबह लौटकर आया तो सभी डब्बे भीग चुके हैं। चक ने यही सोचकर उन्हें इकट्ठा किया था कि मदद आएगी तो वो डब्बों को भी साथ ले जाएगा और उनके पते तक पहुंचा देगा। मगर अब इतने दिन गुजर चुके हैं कि किसी तरह की मदद आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है पूरी दुनिया से कटकर ये जगह किसी और ही दुनिया में है। उसने एक एक कर उन्हें खोलना शुरू किया। किसी में वीडियो टेप्स निकली तो किसी में आइस स्केट, फुटबॉल और एक में तो फैंसी ड्रेस भी है, मगर आखिर का डब्बा उसने नहीं खोला। हर चीज किसी न किसी काम में लगा ली गई। डब्बों से कागज का बिस्तर बन गया। उस ड्रेस से एक मछली पकड़ने वाली जाली बना ली और पहने आइस स्केट के जूतों से लकड़ियां नुकीली कर केकड़े पकड़ने का काम आ गया। अब मछलियां और केकड़े तो पकड़ लिया, पर उन्हें कच्चा नहीं खाया जा सकता, तो उन्हें पकाने के लिए आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वो शाम से लेकर अगली सुबह तक लकड़ियां रगड़ते हुए आग जलाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकल आया और आखिरकार गुस्सा होकर उसने सब उठाकर फेंक दिया। पर थोड़ी देर बाद जब दिमाग ठंडा हुआ तो वो ध्यान भटकाने के लिए फुटबॉल से बातें करने लगा। उसने चेहरा बना दिया और नाम रखा विल्सन। इस टापू में उसका सबसे पहला और शायद आखिरी दोस्त विल्सन ही रहेगा। और दिन के अंत में बार बार असफल होकर आग जलाने का तरीका भी उसने सीख लिया। ऐसे होते ही वो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा, जैसे अब तक की जिंदगी भर में ये उसकी सबसे बड़ी कमाई है। यहाँ तक कि वो अपने हाथों और पैरों के छाले तक भूल गया। आज रात उसने बड़े चाव से केकड़े खाए। वो बहुत खुश है कि उसे आज नारियल खाना नहीं पड़ा। अब वो हादसे वाले दिन के रास्ते का अंदाजा लगा रहा है कि वो तकरीबन कितनी दूर निकल आया होगा। मगर हर खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी जब वक्त गुजरने लगा। आज उसे यहाँ रहते पूरे 4 साल हो गए हैं। अब वो एक अलग ही किस्म का इंसान बन चुका है। हंसना भूल गया है, उम्मीद छूट गई है और एक दिन यही अकेले में वो गुमनामी की मौत भी मर जाएगा। उसकी गुफा की दीवारों पर बनाई तस्वीरें भी अब धुंधली पड़ चुकी है। बेचारे चक के साथ विल्सन भी बूढ़ा हो गया है। एक दिन सुबह सुबह किसी भारी सामान का बार बार पत्थरों से टकराने की आवाजें आ रही है। बाहर जाकर देखा तो वो किसी जहाज का मलबा है जिसपे लिखा है बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया। इस बात ने चक के सोए उम्मीद में एक नई जान फूंक दी। वो यहाँ कब तक रहेगा? एक बार तो हिम्मत करनी होगी बाहर निकलने की, चाहे वो उसकी जिंदगी का आखिरी बार ही क्यों ना हो। उस दिन के बाद से एक नया जोश उसकी सांसों में भर गया। दिन रात हिसाब जोड़ता रहता। अभी जनवरी चल रही है। मार्च अप्रैल तक यानी 1.5 महीने बाद ऊंची लहरें आएगी जो हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगी। हमें 445 फुट रस्सी चाहिए एक बड़ी नाव बनाने के लिए, यानी हर दिन 15 फुट रस्सी बनानी होगी। फिर लकड़ियां भी काटनी होगी। धीरे धीरे जिस पेड़ की छाल से रस्सी बनती है वो खत्म होने लगा। अब एक ही जगह है जहाँ से और 30 फीट रस्सी का इंतजाम हो सकता है। उस पहाड़ी पे जहाँ वो 3 साल पहले खुदकुशी करने गया था, मगर पेड़ के डाल टूट जाने से वो ऐसा कर नहीं पाया और उसकी जान बच गई। इस टापू में चक ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। वो हर वक्त विल्सन को साथ रखता, उससे बातें करता जैसे वो कोई जीता जागता इंसान हो। इस टापू से वो उसके बिना तो कहीं नहीं जाएगा। नाव तैयार है, अब इंतजार है सही दिन का। अपने सामान में उसने केली की दी वो घड़ी, कुछ नारियल और वो आखिरी कुरियर का डब्बा रख लिया जिसे उसने बचा कर रखा था, मानो वो उसकी डिलीवरी के लिए ही जा रहा हो।
आखिर के कुछ रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरा पूरा समय विल्सन से बात करता रहा। फिर उसने सही दिन और हवा का रुख देखकर अपनी नाव पानी में उतार दी। निकलने से पहले एक चट्टान पर उसने लिखा, चक नॉलैंड यहाँ 1500 दिन तक रहा। वो केली से बहुत प्यार करता है और अब वो उसके पास घर जा रहा है। धीरे धीरे दूर जाते टापू को देखकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर छूट रहा हो और आगे की डगर अनजान है। हर लहरों और तूफानों का सामना कर धीरे धीरे वो अथई समंदर के और भीतर जाने लगा। ना जाने कितने दिन गुजर गए। जैसा जहाज लेकर वो निकला था वैसा कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ टूट कर बस कुछ ही लकड़ियां बाकी बची है। पर उम्मीद अब भी बाकी है क्योंकि विल्सन उसके साथ है। मगर एक दिन जब वो उठा तो विल्सन अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो वो दूर तैरता हुआ दिखा। उसे लाने चक पानी में उतर गया, लेकिन वो उस तक पहुंच न पाया क्योंकि रस्सी कम पड़ गई। विल्सन और दूर जाता रहा। उसे यूं दूर जाता देख चक बहुत रोया और विल्सन के जाने के बाद उसने भी उम्मीद छोड़ दी अपनी किस्मत से लड़ने की। उसने चप्पू भी बहा दी और खामोशी से लेट गया। पता नहीं कितने देर वैसा ही रहा, मगर ऊपर वाले को आखिरकार उसके संघर्ष पर दया आई और तभी वहां से गुजरते एक जहाज ने उसे साथ ले लिया। आज वो केली के पास अपने शहर लौट रहा है। फेडेक्स कंपनी के मालिक से एक छोटी सी मुलाकात के बाद वो केली से मिलने वाला है। उसके दोस्त ने कहा, हम सबको लगा था कि तुम जिंदा नहीं हो और सबने मिलकर तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कर दिया। केली भी धीरे धीरे आगे बढ़ गई है। उसकी शादी हो गई है और अब उसका एक परिवार है। चक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। जहां वो उससे आज मिलने आने वाली थी वहां वो नहीं आकर उसकी जगह उसका पति आया और ये कहकर चला गया, तुम्हारे लौटने के सदमे से बाहर निकलने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। उस रात दोस्तों के जाने के बाद अकेले में चक केली के बारे में सोचता रहा। जिससे मिलने की आस में वो मौत को मात देकर आ गया, वही अब उसके पास नहीं आ सकती। उस रात वो खुद को रोक ना सका और उससे मिलने चला गया। यहाँ केली भी जगी हुई है। दरवाजा उसी ने खोला। सालों बाद यूं मिलकर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करे। फिर बात कॉफी फुटबॉल टीम से होते हुए चक को पता चला कि केली ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की क्योंकि उसने पूरे 2 साल सिर्फ चक को ढूंढने में लगा दिए। चक ने उसके दादाजी की घड़ी उसे जबरदस्ती वापस की और कहा, खानदानी चीज परिवार में ही रहनी चाहिए। जब वापस लौटने का वक्त आया तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए अपने एहसास को काबू में न रख सके। वो अपनी सीमाएं भूल बैठे, एक दूसरे के करीब आ गए और किस किया। कितना कुछ हो सकता था। चक ने कहा, मुझे उस क्रिसमस की रात तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माफ करना, मैं नए साल पे नहीं लौट सका। केली ने भी अपने हिस्से की माफी मांगी और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह चक ने अपने साथ लाए उसी कुरियर को डिलीवर किया। अब उसकी जिंदगी एक चौराहे पर खड़ा है। ये फैसला उसे लेना है कि वो कौन सा रास्ता लेता है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।